नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस में होगी आज चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पॉलिटिकल पंच। एलडीए अगर बेचना चाहे तो समाजवादी पार्टी जेपीएनआईसी को लेना चाहेगी। जेपीएनआईसी से पॉलिटिकल इमोशनल रिलेशन समाजवादी पार्टी का है, अटैचमेंट है, क्योंकि नेताजी ने शुरू किया था। उस समय तमाम समाजवादी नेता मोहन सिंह जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, रामचंद्र दास जी, ये तमाम नेता उस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसलिए ये समाजवादियों की देन है लखनऊ के लिए। मैं तो धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का और पूरी कैबिनेट का, जिन्होंने इतने बड़े जनता की धनराशि को सेव करते हुए दोबारा उसे एलडीए में समाहित करके जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग करके समाप्त करके एलडीए को देकर, इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। हम तीसरी पार्टी को निविदा के माध्यम से देंगे और बगैर किसी सरकारी धन के उपयोग के इसको व्यवस्थित ढंग से संचालित करेंगे, मेंटेन करेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको मेंटेन करेगा। लखनऊ जो पहले व्यवस्था थी उसमें उसको जो गठित इसकी समिति थी, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हेतु पूर्व में गठित जेपीएनआईसी सोसाइटी को ये भंग कर दिया गया है। उसको भंग करते हुए केंद्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने तथा इसके संचालन का दायित्व भी लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिए जाने का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के समक्ष आया था, जिसको मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया। जब मुस्लिमों के रोजे होते हैं तो उसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है कि उनके रोजे टूटे, कोई व्यवधान उसमें नहीं होता। जब आस्था है, हिंदू धर्म की आस्था है, कावड़ियों की आस्था है, तो उसमें शुद्ध भोजन उनको मिले, इतनी सी सरकार की और संगठनों की चिंता है। अगर वो बता देंगे उसमें तो कोई आपत्ति तो उनको नहीं होनी चाहिए। इस तरह की राजनीति करके एक धर्म को भड़काने का काम कर रहे हैं। मुसलमान तो भयभीत है इस सरकार से और वो मन बना चुका है कि इस सरकार में हमको न्याय नहीं मिलने वाला। जितना उत्पीड़न करना चाहें जोगी जी कर लें, वो इंतजार कर रहे 2027 को अखिलेश जी का, उसके बाद हम जो करना वो करेंगे, उनको न्याय मिलेगा। तो उसके लिए जो आदेश की बात आ रही है कि उनको अपना नाम उजागर करना होगा, यानी नेम प्लेट लगानी होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को उसको लेकर टीस हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें नाम को उजागर करने की क्या आवश्यकता है। क्या ये नाम का जो रिवाज जो चला है कावड़ यात्रा में और त्योहारों में भी किया जाएगा। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर सियासी दांवपेच का अखाड़ा बन चुका है। साल 2012 में अखिलेश यादव सरकार में कॉन्सेप्ट सोचा गया इसका और 2017 तक आते आते इस प्रोजेक्ट पर अनुमानित लागत से 4 गुना ज्यादा खर्च होने के बावजूद इसका काम अधूरा रहा। योगी सरकार आई तो जांच हुई, करप्शन का पूरा चिट्ठा खुलकर सामने आया। अब योगी कैबिनेट ने इस सेंटर को एलडीए के हवाले कर दिया है, तो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर अखिलेश यादव ने इसे खरीदने तक की पेशकश कर दी है। उधर ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि 2012 से 17 तक काम नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार के कारनामे हुए। अब इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि लखनऊ की सियासी लड़ाई एसपी के सेंटर पर चढ़ाई। इसी पर आज की महाबहस करने जा रहे हैं और उसके लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता। देवेश चौधरी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दलित चिंतक। इसके अलावा राज मिश्रा जी जेपीएनआईसी से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। तो उस पूरे गेस्ट पैनल के साथ हम बहस शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं महाबहस के सवालों का। सवाल ये कि लखनऊ की सियासी लड़ाई एसपी के सेंटर पर चढ़ाई। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि एक इमोशनल कनेक्शन इसका है, अगर एलडी बेचना चाहेगा तो सपा उसको खरीद सकती है, सपा उसे खरीदेगी, ऐसा उन्होंने कहा। अखिलेश का ड्रीम योगी ने बदल डाली स्कीम। बीजेपी इसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए इसको एलडी के सुपुर्द करने की बात कर रही है। सेंटर पर विवाद, भ्रष्टाचार पर प्रहार। अब इसके बहाने से भ्रष्टाचार के मामले पर क्या सियासत हो रही है, तथ्य क्या है, किसकी क्या दलील है, उसके लिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, सबको स्क्रीन पर लेकर आइए। कौन कौन हमें ज्वाइन कर चुका है। हमारे साथ राजेश चौधरी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव सपा प्रवक्ता। इसके अलावा हमारे साथ परमवीर सिंह जी हैं, डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में। राजेश चौधरी जी, शायद अभी कोई टेक्निकल दिक्कत है, हालांकि पहला सवाल उन्हीं से होना था, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र यादव जी आपसे।
आप बताइए, जेपीएनआईसी के बहाने से भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया गया है कि कहां 200 करोड़ प्लस समथिंग की लागत थी, उसको 800 करोड़ के पार पहुंचा दिया गया और फिर भी काम अधूरा रहा। और आप लोगों की तरफ से कहा गया कि चूंकि इमोशनल कनेक्शन है, एलडीए बेचेगा तो हम खरीदने को तैयार हैं। आस्था जी, जेपीएनआईसी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन के मूल्यों को और भारत के लोकतंत्र को जीवंत करने का एक बहुत बड़ा स्मारक है। उसको भारतीय जनता पार्टी बेचना चाहती है और हम समाजवादी लोग कभी नहीं चाहते हैं कि भारत का लोकतंत्र दुनिया की नजरों में जो दिखाने का हमारे पास एक स्मारक था, पूरी दुनिया को लोग उसको जब देखेंगे तो भारत के लोकतंत्र का एक जो मानक है उस मानक को परिलक्षित करेगा ये हमारा जेपीएनआईसी। और भारतीय जनता पार्टी की क्या योजना है, उसको किसी अपने व्यक्ति को बेचने की योजना है। जैसे इन्होंने लाल किला बेच दिया, लाल किले के मेंटेनेंस की बात करते हैं। एयरपोर्ट बेच करके एयरपोर्ट का क्या हाल कर दिया आपने देखा होगा। भारतीय रेल को बेच करके भारतीय रेल का क्या हाल कर दिया आपने देखा होगा। किराया से लेकर के प्लेटफॉर्म टिकट तक के पैसे कितने बढ़ गए ये आपको पता होगा। आज जो थर्ड एसी का किराया लोग देते हैं, आप स्लीपर का पैसा उससे ज्यादा लगता है और सुविधा के नाम पे जीरो है। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश के गिने चुने 2-4 पूंजीपतियों को देश का सारा पैसा देना चाहती है, जिसको ये पीपीपी मॉडल भी कहते हैं। एक्सप्रेसवे बनाने में पूरा पैसा सरकार का लगता है, उसके बाद मेंटेनेंस के लिए किसी और को दे दिया जाता है। अगर कोई 15,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे बन जाए और किसी को दे दिया जाए टोल वसूलने के लिए, तो वो भारत के लोगों को और इस देश के लोगों को कहते नहीं कि एक दुधारू गाय की तरह सोचते हैं, कितना पैसा उनसे खींच लिया जाए, कितना पैसा उनसे खींच लिया जाए, ये पूंजीपतियों की मंशा होती है और भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोग कर रही है। तो हमारी आपत्ति इस बात से है कि जेपीएनआईसी जैसे धरोहर को अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बेचने के पागलपन में उसको भी बेचना चाहती है तो हम उसे खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हम आप देश इसको की धरोहर बता रहे हैं, आप इससे इमोशनल कनेक्शन बता रहे हैं, आप इससे सेंटिमेंट बता रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा भ्रष्टाचार का उठाए उस पर भी तो जवाब दीजिएगा ना। क्यों कॉस्ट शायद 250 करोड़ के आसपास थी, वो 800 करोड़ के आसपास पहुंच गई, ऐसा दावा किया जा रहा है और फिर भी काम अधूरा ही रहा उसका। ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है आस्था जी। आपको अगर जानकारी होगी तो यही बात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि हमने कॉस्ट को कम कर दिया। आप अगर इंडियन रोड कांग्रेस के मानक के साथ खिलवाड़ करेंगे, सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करेंगे, क्वालिटी के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसके मीडियंस को कम कर देंगे तो लागत अपने आप कम हो जाएगी। उसकी हाइट आपने कम कर दिया, आवारा पशु उस पर आके घूमने लगे। अगर उसकी हाइट हम बढ़ाएंगे तो उसमें मिट्टी ज्यादा लगेगी तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का डेटा मैनिपुलेशन का पुराना इतिहास रहा है और इनकी मानसिकता यही है कि हम सही काम को खराब कैसे करें। ठीक है, राजेश चौधरी जी हमारे बीच में जुड़ गए हैं। आपने जो तमाम सवाल उठाए हैं, क्योंकि अभी अभी पैच हुए हैं, मैं थोड़ा सा उनके लिए समराइज कर देती हूँ। राजेश चौधरी जी, कुछ बातें आपने सुन ली होंगी और सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि जेपीएनआईसी से उनका एक इमोशनल कनेक्शन है, एलडीए बेचेगा तो वो खरीदने तक को तैयार हैं और वो इसको एक धरोहर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसको आप भ्रष्टाचार कह रहे हैं वो समय के साथ बढ़ी हुई लागत है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। देखिए, जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा होगा या भ्रष्टाचार होगा वहां इमोशन कनेक्शन तो समाजवादी पार्टी का हो जाएगा। स्वाभाविक बात है, भ्रष्टाचार और इनका इमोशन का संबंध है, यही तो ये कह रहे हैं। वो भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना सामने दिख रहा है, जिसकी कॉस्ट 200 करोड़ थी, बढ़कर के कहां पहुंच गई आप कल्पना कर सकते हो। कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, किस तरह से देश और प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। यही हाल इन्होंने आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे में किया था। किसानों की जमीनें पहले सस्ते दाम पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने ले ली थी, फिर उसी को सरकार को महंगे दामों पे बेचा था। ये इनका उदाहरण एक नहीं है। गोमती के तट के निर्माण में इन्होंने घोटाला किया था। ये पुराने घोटालेबाज हैं, इनका इमोशन का संबंध है। ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार से हमारा भावनात्मक लगाव है, ये भी अच्छी बात है। कम से कम स्वीकार तो कर रहे हैं कि हम बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं। तो अब उसको चलाना है, उसका मेंटेनेंस करना है। जो बिल्डिंग बन गई उत्तर प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई से बन करके तैयार हुई है, वो मेंटेन है, उस ठीक प्रकार से संचालित, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। उसको सरकार जो है निभाने का काम कर रही है, इसमें इनको क्या आपत्ति हो रही है। ठीक है, धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में बाकी दोनों गेस्ट करूंगी। हमें देवेश चौधरी जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, दलित चिंतक। धर्मेंद्र जी। आस्था जी, देश की संपत्तियों को बेचने की मंशा जिसकी हो, उसके दिमागी संतुलन को देखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं पता है कि जेपीएनआईसी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का धरोहर है, वो उसको बेचना चाहते हैं। यानी लोकनायक जी के मूल्यों को बेचना चाहते हैं, उनके सिद्धांतों को बेचना चाहते हैं। उनको बेचने से क्या फायदा होगा कि संविधान को खत्म करने के लिए आसानी हो जाएगी।
ये इनकी असली जो इनके कहते हैं ना, जो इनका मंशा है, असली मंशा ये है। उसी के बगल में कैंसर इंस्टीट्यूट बना हुआ है और उसको आज तक सुन लीजिए। अब सुनो तो पहले भाई, अरे बीच में मत बोलो, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब मैं आपके बीच में नहीं झूठ बोल बोल रहे हैं? कौन बेच रहा है? मेंटेनेंस देना वो बेचना है? अरे आप बेच रहे हैं और कौन बेच रहा है? किसी आप बेच रहे हैं और कौन बेच रहा है? मेंटेनेंस दिया है, मेंटेनेंस दिया। आप लोग उसको प्रचारित करते हैं, बेच दिया बेच दिया। अभी आप लाल किले का भी उदाहरण दे रहे थे कि उसको बेच मेंटेनेंस के नाम पे तो प्राइवेट सेक्टर को मेंटेनेंस के लिए दिया। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये प्राइवेट के नाम से, मेंटेनेंस के नाम से तो बेचते हैं। डायरेक्ट कहाँ बेचते हैं? ये तो मेंटेनेंस के नाम पे बेचेंगे ना। इनके अपने आदमी ठेका देंगे, अपने आदमी को पैसा मिलेगा, वो बेचना है इनका, ये बेचना ही तो है। उसी के बगल में कैंसर इंस्टीट्यूट है, जिससे इस पर्दे सुन लो पहले, उसी के बगल में कैंसर इंस्टीट्यूट बना हुआ है करोड़ों रुपए लगा करके। अब आप ठेकों में फेवरेटिज्म की बात कर रहे हैं, तो फिर तो ये देश की हर पार्टी पर आरोप लग सकता है। सबकी अलग अलग राज्यों में सरकारें चल रही हैं। ताजा उदाहरण तो आप कर्नाटक से देख लीजिए, वहां ओबीसी का जो रिजर्वेशन था ठेकों में उठा करके वो माइनॉरिटी मुसलमानों को दे दिया गया। भारतीय रेल को किसने बेचा? तो भारतीय रेल को किसने बेचा? प्राइवेट रेल किसने चलाई? किसी पार्टी ने चलाई, किसी सरकार ने चलाई? भारतीय जनता पार्टी ने चलाई। अब जनता का खून चूस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। टोल सुन लीजिए, देश के अंदर जो एक्सप्रेसवे बने हैं उस पे टोल के नाम पर कितनी उगाही हो रही, मुझे बताइए। उसके ऊपर जो ऐड लगता है, जो प्रचार आता है, उसके लिए कहा जा रहा है कि बेच दी। जितनी लागत, जितना मेंटेनेंस की लागत है, या उसमें जो ठेके निकलते होंगे अलग अलग सुविधाओं के लिए, उससे ज्यादा क्यों वो जो है कुछ खासों को जा रहे हैं। मुझे लगता है शायद ऐसा कुछ आरोप इनका है। अच्छा यार, मेरा आरोप ये है, मेरा आरोप ये है, अच्छी सुविधा देना, JPNIC क्या अच्छी सुविधा मिल रही है? अच्छी चादर मिले, अच्छा तकिया मिले, रेल में सफाई हो, बाथरूम साफ रहे, यात्री पैसा खर्च कर रहा है उसको। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों को फिलहाल रोक रही हूँ। दो और पैनलिस्ट हमारे बीच में, धर्मेंद्र जी, राजेश जी, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। और जितना मुझे समझ में आ रहा है कि जिसकी सरकार होती है, ठेका किसको दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है, ये आरोप तो हमेशा उस वक्त जो विपक्ष में पार्टी होती है सरकार पर लगाती है। कोई भी स्टेट आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी पार्टी आप उठाकर देख लीजिए, जो भी सरकार जिसने चलाई है, उस वक्त जो पार्टी विपक्ष में थी वो यही आरोप लगाती है। और विडंबना देखिए, जब खुद वो सत्ता में आती है तो फिर जो सत्ता में थी वो विपक्षों के फिर आरोप लगाती है, इन्होंने गलत ठेका दे दिया। अब आप उसको कह दीजिए बेच दिया बेच दिया बेच दिया। बहरहाल बहुत तरह की बातें आप जनता के बीच में अपनी बात अपनी तरह से कह सकते हैं, लेकिन पहले दो और पैनलिस्ट की बात मैं एक बार सुन लेती हूं। देवेश चौधरी जी हमारे बीच में, दलित चिंतक। देवेश जी, JPNIC को लेकर क्या लग रहा है आपको? ये राजनीति हो रही है क्या? इसके माध्यम से किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश हो रही है? आस्था जी, ये निश्चित रूप से किसी के लिए भावनात्मक विषय हो सकता है और किसी के लिए भ्रष्टाचार का विषय हो सकता है, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि इसमें सीधी सीधे राजनीति हो रही है। दरअसल ये समाजवादी पार्टी जेपी पे अपनी लेगेसी सिद्ध करना चाहती है, और यह भी एक सच्चाई है कि जेपी ने जो अपना संपूर्ण क्रांति आंदोलन है वो आरएसएस को साथ में लेके किया था। तो यहाँ पे बात यह आ रही है कि 2012 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 2017 तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया, और 823 करोड़ रुपए लगभग, मतलब आप देखिए कि 150 से 175 करोड़ रुपए का जो एस्टीमेट बना हुआ था, बाद में बढ़ते बढ़ते वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पे स्थिति यह हुई कि वहां पे एसी प्लांट के लिए तक लोगों को चीन की यात्रा करनी पड़ी। यानी जो आपके लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो सरकारी खर्चे पे जो है वहां चीन तक घूम आए और उन्होंने बाद में बिल पेश कर दिया। तो इसमें भ्रष्टाचार तो हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करती है हम ये देख रहे हैं। चाहे वो इंडियन एयरलाइंस का मामला हो, चाहे वो लाल किले का मामला हो, चाहे वो रेलवे के मेंटेनेंस का मामला हो, ये खुद पूंजीपतियों से मेंटेनेंस की वो कर रहे हैं। मतलब सरकार के पास खुद इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने स्तर पे अपने कर्मचारियों के माध्यम से वो चीजों को कर सके, इसलिए वो जो है दूसरे लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जाके वो काम कर रही है ताकि वहां पे उनको कमीशन मिल सके। जब सपा कह रही है कि हम खरीदने के लिए तैयार हैं, तो सरकार को देने में क्या दिक्कत हो रही है? अगर वो ये कह रहे हैं कि इससे हमारा भावनात्मक लगाव है तो ठीक है, ये कह सकते हैं कि ठीक है भाई, आप इतना पैसा हमें दीजिए और आप इसको रख लीजिए। लेकिन यहां भी मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो पिछले बार, लेकिन देवेश चौधरी जी, कोई पॉलिटिकल पार्टी 800 करोड़ की लागत बताई गई, इसकी 2016 तक आते आते आज हम 2025 में हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आता है भावनात्मक लगाव है, हम खरीद लेंगे। अब आप पूंजीपतियों का बार बार नाम ले रहे हैं, पूंजीपतियों को आप इस दृष्टि से देख रहे हैं कि भाई वो जहां है वहां करप्शन तय है, लेकिन फिर पॉलिटिकल पार्टी इतना पैसा 2016 तक जिसकी लागत 800 करोड़ के ऊपर थी, 2025 में उसकी लागत, मतलब मान लीजिए अगर मरे से गिरा भी अगर आप आंकड़ा लगाएं तो 1000 करोड़, पॉलिटिकल पार्टी 1000 करोड़ देकर उसको खरीद लेगी। तब सवाल नहीं उठेंगे कि भाई ये कहां से पैसा आया, ये किस फंड का पैसा था, ये कोई कौन सा बिजनेस चल रहा है पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना धन। हाँ आस्था जी, ये जो आपको एक बात तो पता होगा
कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसकी लाभार्थी सारी पार्टियां रही हैं। बिल्कुल। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से इनके पास जो पैसा आया है वह जो है पब्लिक डोमेन में है, कोई से छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल, और उसमें इसलिए हर अगर उस ये- कंपनी का नाम है जिस कंपनी का नाम लेकर सत्ता पक्ष को घेरा गया था चुनाव में। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। उनका पैसा तो मैं- सबके पास है, हर किसी के पास कम है शायद, बिल्कुल। किसी के पास ज्यादा है, लेकिन सबके पास है। इस छोर से उस छोर तक सभी सरीके जुर्म हैं, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे हम जो है बीजेपी की मंशा को भी नेक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सवाल आप सब भ्रष्टाचार पर वार करने के नाम पे दरअसल ये जो है अपने पॉलिटिकल माइलेज तय करना चाह रहे हैं, और ये पॉलिटिकल माइलेज के माध्यम से आपने जेपी एनआईसी को जो है एक मोहरा बना लिया है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। ठीक है जी। डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे बीच में। डॉक्टर परमवीर सिंह जी, घूम फिरकर जो टैक्स पेयर मनी है उसका एक मजाक बन के रह गया, उसको एक खिलौना समझ लिया राजनीतिक पार्टियों ने। अब ये जो इतनी बड़ी इमारत बन के तैयार हुई है, इसमें टैक्स पेयर मनी लगा होगा ना। वो उसमें कल्चरल सेंटर बनाना चाहते थे, लेकिन अब उसका काम पूरा नहीं हुआ, इसको मौजूदा सरकार एलडीए को दे रही है। अब पिछली सरकार की तरफ से कहा जाता है हम इसको खरीद लेंगे, है तो ये टैक्स पेयर मनी। अब बताइए क्या फायदा हुआ उस पब्लिक को जो टैक्स भरती है इतना। आस्था जी, देखिए कभी भी किसी व्यक्ति का संस्था नहीं थी, और कोई व्यक्ति भी अगर इस तरीके से दावा करता है कि हमारी इसके साथ इमोशनल बॉन्डिंग जुड़ी हुई है, तो कल को तो साहब कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाए, वो एम्स को भी कह दे ये मेरा है, ये भाखड़ा नगर डैम मेरा है, इस सब चीजों में चल रहा, ऐसा नहीं कर सकती। और दूसरी बात, जेपी एनआईसी ये क्यों बनाई गई थी? ये बनाई इसलिए गई थी कि जो सौंदर्यकरण लखनऊ के इर्द गिर्द होना था, उसके अंदर सरकारी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ना आए। उसके लिए एक नोडल कमेटी बनाई गई थी, जिनका काम होता था कि वो बजट बनाएगी और समन्वय बनाएगी डिफरेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो एनडीए हो चाहे पीडब्ल्यूडी हो। इन्होंने अच्छा काम करा। इनका अच्छा काम ये कहते हैं, मैं समाजवादी पार्टी के लोगों को बताऊं कि जनेश्वर मिश्र पार्क है 375 एकड़ में गोमती नदी के किनारे नलखनऊ बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत हजारों लाखों की संख्या में गोमती नगर के लोग आते हैं सुबह सुबह, सबने देखा होगा। लेकिन हुआ क्या, समस्या थी, ये एनडीए के अधीन ही था शुरू में। ये सिर्फ एक नोडल एजेंसी थी जो आपसी तालमेल बनाने के लिए सरकारी डिपार्टमेंटों का वो काम कर रही थी, देती थी। तो इसको इसका काम पूरा हुआ। नोडल एजेंसी का काम होता है थोड़े टाइम का, उसके बाद इसको भंग कर दिया जाए तो कानूनी रूप से कहीं कोई गलत नहीं है, नहीं इसको बेचा नहीं जा रहा है, इसको एलडीए को वापस दिया जा रहा है। संपत्ति एलडीए की ही है, जितनी भी संपत्ति एलडीए की है। और अगर आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, गोमती रिवर फ्रंट के बीच में बड़े आरोप लगाए गए थे, मैं भी आरोप भी कहूंगा, उनकी जांच भी चल रही है। जेपीएनआईसी जो भंग होगी, वो फाइलें भी खुलेगी, वो चीजें चलेंगी साथ साथ में। इस चीज पे डर होता है कि वहां पर जो हुआ होगा वो सामने ना आ जाए। भावनात्मक मुद्दा देखकर कानूनी रूप से इस काम के ऊपर पर्दा डाला जा रहा है, ना कुछ बेचा जा रहा है ना कुछ खरीदा जा रहा है, जो सरकार की होती है। मान लीजिए कोई कंपनी अगर अपना रेलवे के अंदर मैं ही अपना मशहूरी करा देता हूँ, रेलवे के डब्बे के ऊपर मेरी कंपनी का नाम लिख दिया जाए, ये रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है, इसकी किसी से सहमति हो सकती है, और यदि इसमें भ्रष्टाचार होता है तो उसको एक्सपोज भी करना चाहिए। पर हाँ, ये कह देना कि ये बेच दिया वो बेच दिया, इससे ऐसा मैसेज जाता है कि जैसे मतलब आम लोगों के लिए उनके टैक्स पेयर मनी से जो सुविधा थी वो पता नहीं कौन लेकर के चला गया, या वो उनकी नहीं रही या उनसे छीन ली गई। राजेश चौधरी जी, अब जेपीएनआईसी अब जैसा भी है बन करके तैयार हो गया, 80% 90% जितना भी काम इसका हो चुका है तो इस पे टैक्स पेयर मनी इन्वॉल्व। अब एलडीए को इसे सौंपा गया है। अब अबेंडेंड इमारत खड़ी रहने से अच्छा है कि इसमें कुछ बना दिया जाए, इसको कुछ चला दिया जाए, इसका कैसे तो इस्तेमाल हो। ये सरकारें अपने पैसों से थोड़ी बनवाती हैं, ये जनता के टैक्स का पैसा होता है ना, और आस्था जी, जनता की अब ये कोई शहर का नाम तो है एक... नहीं जी ये बदल दिया या नहीं बदल दिया, किसी की जेब से उसमें कुछ नहीं गया, प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन ये जो इमारत कंक्रीट का बनके खड़ा हुआ है, ये तो आम आदमी का इस पर पहला अधिकार है ना। इस पर कैसे राजनीति में इसको एकदम खंडर बना देंगे? मतलब कुछ सोचिए इसके बारे में, क्या करना है। देखिए आस्था जी, जनता की गाड़ी कमाई के एक एक पैसे को जोड़ करके तब इसका निर्माण हुआ है। किसी के चाचा की जमीन नहीं थी, किसी के चाचा के अकाउंट से निकाल करके नहीं बना, ये जनता का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक की बिल्डिंग है, किसी व्यक्ति की नहीं है कि मैं ले लूंगा। मेरा इससे इमोशनल संबंध कैसे हो जाएगा जी? जिनके नाम पे बनी है वो भी तो देश के थे, वो भी तो देश की धरोहर थे, कैसे आपके हो जाओगे? आपने कोई इनका वो कर लिया है कि आपके लिए ब्रांड बन गए वो? तो मेरा कहना यह है, जनता की पैसे से बनाए, उसका उपयोग हो, उसका ठीक से संचालन हो, उसका मेंटेनेंस ठीक रहे, और जिस पर्पज से वो बनाया गया उसमें उपयोग हो। वो झूठ बोलेंगे बेच दिया बेच दिया बेच दिया, जनता ये जानती है भाई कैसे बेच सकते हैं, कैसे नहीं बेच सकते। एलडीए कोई प्राइवेट एजेंसी है क्या? एलडीए कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या? एलडीए को दे देने से बेचना हो जाएगा? ठीक है।
तो उसका ठीक प्रकार संचालन हो, जिस काम के लिए वो बना है उपयोग हो, ये बहुत आवश्यक है और सरकार उसको गंभीरता पूर्वक करेगी। इनके बोलने से, इनके झूठे आरोप लगाने से, इन भ्रष्टाचारियों के बकवास करने से कुछ नहीं होता जी। ठीक है, धर्मेंद्र यादव ये सब जानती है। आस्था जी, ये बहुत अच्छी बात है कि राजेश चौधरी को 8 सालों में ये समझ में आ गया कि हमें इसका उपयोग करना चाहिए। अगर सरकार का इतना पैसा लगा है तो इसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार का नहीं, चलो 8 जनता साल का पैसा लगा है, टैक्स पेयर सरकार मतलब जनता ही सरकार होती है पैसा जी, जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है। जनता और सरकार का पैसा लगा है और 8 साल इनको लग गए ये समझने में कि इसको जनता के किसी काम में लगाया जाए। अगर इनको इतनी समझ होती तो उसी के बगल में जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उसको भी संचालित करके जनता के लिए खोल देते, लेकिन इनको कुछ नहीं करना है। ये मोहरा बनाते हैं, जैसे कहते हैं मदरसे बंद करेंगे, मदरसे बंद करते करते 5000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो भारतीय जनता पार्टी का तो प्रहार ही संविधान पे चल रहा है। कहीं स्कूल बंद कर देंगे, कहीं अस्पताल बंद कर देंगे सरकारी, क्योंकि सरकारी अस्पताल है जो जेपीएनआईसी है उसमें गरीब तबके के लोग जाते हैं, गरीब अपना इलाज करवा सकता था, तो उनको इलाज ना मिले तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें काम कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि इसका काम अधूरा क्यों रहा? बहुत अच्छे विचार आपने रखे, इसका काम अधूरा क्यों रहा? भाई हमारी सरकार नहीं रही उसके बाद, अगर हमारी सरकार बनती तो हम उसको 5 महीने पूरा कर देते, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद क्यों छोड़ दिया? आप इनसे सवाल पूछिए, 8 सालों तक क्यों छोड़े रहे? 8 साल के बाद जब उसको याद आया तो उसको बेचने के बारे में सोचने लगे कि हम एलडीओ को दे देंगे, उसके बाद किसी को प्राइवेट को मेंटेनेंस के लिए दे देंगे। जैसे आपने रेलवे को प्राइवेट में दे दिया है, आपने एयरपोर्ट को प्राइवेट में दे दिया है। अब वंदे भारत ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन का किराया 2,500 से 3,000 रुपया लखनऊ जाने का। कितने गरीब आदमी है जो 2,500 से 3,000 रुपए दे सकते लखनऊ जाने के लिए? मुझे बताइए। तो क्या गरीबों की व्यवस्था है या अमीरों या पूंजीपतियों की व्यवस्था बना रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार? देवेश चौधरी, प्लेटफॉर्म का जो टिकट 10 रुपए का था, ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं लौटती हूं आपके पास। गरीब आदमी कैसे जाएगा प्लेटफॉर्म पे? देवेश चौधरी जी। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये टाइमिंग का खेल है पूरा। आज 2017 से जो है योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और ये पूरा मामला जो है इस समय उठाया जा रहा है और 2027 में फिर से चुनाव होना है, तो ये टाइमिंग को भी हमें समझना होगा। देखिए, प्रश्न ये है कि अगर आपने वो समय पे तैयार करवा के अगर शुरू कर दिया होता जेपीएनआईसी को, तो वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता था, लोग वहां पे घूम सकते थे, भ्रमण कर सकते थे। वहां पे आपने स्पा बनाया, वहां पे आपने स्विमिंग पूल बनाया, वहां पे आपने जो है हर उस पे जो है कार पार्किंग के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है, जबकि वो कल्चरल सेंटर था, वहां पे अन्य चीजें भी कर सकती थी, उनकी धरोहर हो सकती थी, वाचनालय बनाया जा सकता था, लेकिन भ्रष्टाचार करने के लिए वहां पे ऐसी ऐसी चीजें बनाई गई हैं जैसे कि हम कोई 5 स्टार होटल में जा रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि जेपी के नाम पे जो है एक भावनात्मक शोषण भी है और दूसरी बात टाइमिंग का भी खेल है। इस समय पे अगर ये पूरा विवाद उठाया जा रहा है तो इसको पॉलिटिकल माइलेज लेना इसका भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, इस बात को भी हमें समझना होगा। ठीक है, परमवीर सिंह जी, जैसा मतलब मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ कि जैसे दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर है, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट शायद लेकर के इस पूरे प्रोजेक्ट को लाया गया होगा। ये बना, कितना फीसद बन पाया, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? अब ये पूर्व में भी हमने देखा है, एक समय था समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो वो कुछ जगहों के नाम बदलती थी, फिर मायावती गवर्नमेंट आती थी तो फिर वो कुछ जगहों के नाम बदलती थी, ये चलता था और अभी भी ऐसा देखने को मिलता है। कई जगहों के नाम मौजूदा सरकार में भी बदले गए हैं और ये बहस का विषय भी रहा है कि वो अपनी लीगेसी, ये होड़ हमने देखी है कि एक दूसरे के काम का क्रेडिट एक दूसरे को ना मिले। ये सब चीजें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में हम देखते आए हैं। पर अब मुझे बताइए कि 800 करोड़ जिसकी कीमत, 800 करोड़ से ऊपर जिसकी कीमत 2016-17 में आकी गई थी, आज 2025 में हम लोग बैठे हैं। अब अगर पूर्ववर्ती सरकारों का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं करना है तो फिर तो इकाना स्टेडियम भी है, इकाना स्टेडियम भी, और भी ऐसी कई इमारतें हैं जिसमें बहुत कुछ संचालित हो रहा है, बहुत सारे दफ्तर हैं, तो इससे बचा नहीं जा सकता। और क्या ये समझना जरूरी नहीं है कि किसने बनवाया, क्या बनवाया? उससे बेहतर है कि भाई ये जनता का ही पैसा है जो यहां पर बन के खड़ा हुआ है। राजनीति में इस तरह की परिपक्वता आनी चाहिए। आस्था जी, बिल्कुल वैलिड सवाल आपने उठाया है। देखिए, अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना तो आप विधानसभा का इस्तेमाल भी मत कीजिए, आप मुख्यमंत्री आवास का इस्तेमाल भी मत कीजिए। ऐसी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का इसमें, ठीक है, आप उस समय सरकार में थे, आपने बनाया था। समाजवादी की बात करें, मैं समाजवादी विचारधारा की बात करूंगा। राम मनोहर लोहिया जी ने शुरू में कहा था कि समाजवादी नेताओं को चाहिए कि वो संपत्ति और संपत्ति के लालच से लोग उसको बचा के रखें। ये राम मनोहर लोहिया जी का संपत्ति माने परिवार और संपत्ति माने जायदाद से।
आज जो लोग भी समाजवाद में झंडा उठाए घूम रहे हैं, क्या वो लोग इस विचार के आसपास भी हैं? ये क्वेश्चन पूछना होगा वापस पे। और ये ऐसे हैबिटेट सेंटर ऐसे तमाम सरकारों ने हर जगह बनाए हुए हैं। मायावती जी ने बहुत बड़े स्तर के ऊपर लखनऊ के आसपास एक स्मारक बनाए थे, जो कांची काम जी के लिए भी बनाए थे, उन्होंने बाबा साहब के लिए भी बनाए थे। बिल्कुल, समाजवादी बिल्कुल। पार्टी और का उस वक्त उनके वो साथ बहुत विवाद घिरी हुआ। थी उनका और नाम बहुत भी चेंज किया क्रिटिसाइज किया गया था उनको, और बहुत तरह की डिस्कशन चर्चाएं हुई थी। लेकिन माफ कीजिए, आज की डेट में जब आप लखनऊ जाते हैं और फ्लाइट से जब नीचे देखते हैं, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है तो वही पत्थर के बने हुए स्कल्पचर्स हैं जो दिखते हैं, जहाँ लोग फोटो खिंचवाते हैं जाके। भले ही आगे की सरकारों ने उनका मेंटेनेंस कैसे किया हो ना किया हो, उनको बंद रखा गया हो, लेकिन आज भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। लेकिन हाँ, रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है और एक शहर को आकर्षक बनाने में या उसका एक लुक निकालने में, उस शहर को एक पहचान या परसेप्शन देने के लिए एक अट्रैक्शन है उसमें। आज लोग याद रखते हैं कि अच्छा ये वाली जगह है, ऐसा पत्थर है, ये लखनऊ की बात हो रही है। एग्जैक्टली आशा जी, लेकिन ये सब चीजें चलती रहेंगी साथ साथ। इनके साथ में कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर अपना इमोशनल सेंटिमेंट नहीं कह सकता है कि ये मेरी है, ये किसी की नहीं है, लोगों की है। इनके साथ में इनके पारदर्शिता बनानी होगी, एक नोटिस बनाई जाती है, तमाम डिपार्टमेंट की फीचर चले। क्या विदेशों में ऐसा होता है? हो जाना चाहिए। आप देखिए, आज जो विकसित देश हैं या हम विकसित देश की तरफ बढ़ने की बात करते हैं या उनकी अच्छी चीजों को हम अडॉप्ट करते हैं, तो क्या ऐसा होता है विदेशों में कि पूर्ववर्ती सरकारों के बनाए गए ढांचों को एकदम बहिष्कृत टाइप से रखा जाए? भाई है तो वो टैक्स पेयर मनी ना, उसका सदुपयोग कीजिए, उसमें जनता के लिए कुछ बनाइए, और ये सभी के लिए है। क्या होता है ऐसा विकसित देशों में, या किसी आप उदाहरण बताइए मुझे। आशा जी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है, उसको कौन मैनेज करता है? एक प्राइवेट कंपनी मैनेज करती है उस चीज को। ये भूल दिया जाए कि अमेरिका ने तो अपना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बेच दिया है। ऐसा तो ये बचकानी बातें होती हैं, और जो व्यक्ति थोड़ा सा सेंटिमेंटली देखेगा इस चीज को, आजकल एआई का जमाना, सर्च करे, ठीक है साहब। ये पंजाब सरकार ने अपने पुराने किले जितने थे, अमृतसर के अंदर भी किला हम लोगों को देखने का मौका मिला था, प्राइवेट लोगों के पास भी, वो लोग वहां पर बिल्कुल। और जनता समझदार है, क्योंकि आप देखिए कि पूर्व में जब चुनावों में इन मुद्दों को उठाया गया तो जनता ने इन मुद्दों को उतनी संजीदगी से नहीं लिया। बहरहाल समय खत्म हो रहा है, लेकिन इस पर बहस आगे भी चलती रहेगी मुझे लगता है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो योगी कैबिनेट ने JPNIC को LDA के हवाले किया है और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर अखिलेश यादव ने इसे खरीदने की पेशकश तक कर डाली है। तो डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इसमें तो बहुत सारा करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार के कारनामे सामने आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि लखनऊ की सियासी लड़ाई अब SP के सेंटर तक आई। इसके इर्द गिर्द अब एक करप्शन का मुद्दा जो है उसको क्या उठाया जा रहा है। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।